नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर वीरपाल जी, जो कि एक जानी मानी शख्सियत है। आज हम बात करेंगे कृषि कानून पर, जिसको लेकर के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जानेंगे उनसे इन बिलों के बारे में और इन कानूनों को लेकर के क्या मतभेद किसानों में है, जिनको दूर करने की हम यहाँ पर आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ उन्हीं के पास। डॉक्टर वीरपाल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद साहब आपका। सर, सबसे पहले मेरा एक ही आपसे सवाल है, जो तीनों कानून हैं जिन्हें लेकर के किसानों में लगातार मतभेद है और वो आंदोलन भी कर रहे हैं और वो सड़कों पर हैं काफी दिनों से, आज लगभग 12-13 दिन उनको हो गए हैं लगातार एक लंबी जद्दोजहद करते हुए, तो क्या है वो तीनों कानून? आप जरा एक एक करके उन पर प्रकाश डालिएगा सर। देखियो, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और फिर इतने अच्छे इतने खास बिलों पर चर्चा की आपने। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हमारा अन्नदाता जिसके अन्न कमाने से हम सब खाते हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार बहुत पहले से सोच रही थी कि वे हम किसानों की आमदनी बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाएं कैसे? सर, किसान लोग ये भी डिमांड कर रहे थे पहले से ही कि भाई एपीएमसी के अंदर हम लोगों को अपनी उपज का एमएसपी नहीं मिल रहा है, अपने उपज का कोई भी उपज हो, हमें उत्पाद का सही रेट नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने एक विचार बनाया कि भाई ऐसा होना चाहिए किसानों के लिए, ताकि एपीएमसी भी रहे और किसान का जो उत्पाद है वो भी अच्छे रेट पे भी गए। तो एक ये किसान बिल लेकर के आई, 3 बिल लेकर के आई। पहले कृषक व्यापार और वाणिज्य अधिनियम बिल 2020। इसमें क्या है, सरकार ने एक प्रोविजन रखा है कि भाई किसान अपना कोई भी उत्पाद एपीएमसी में बेचे या एपीएमसी के बाहर अपने स्टेट या दूसरे स्टेट में ले जाकर बेचे, ताकि मंडी के अंदर या मंडी के बाहर भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। हाँ, ये इसका मतलब यही है जो मैं कह रहा हूँ कि आप मंडी या मंडी के बाहर आपकी मर्जी है, या दूसरे स्टेट में, मतलब कहीं भी पूरे इंडिया में वन मार्केट वो उत्पाद करके वे बेचना चाह रहे हैं तो कहीं भी ले जा सकते हैं। उसमें उनका ये बंदिश हटाई है। दूसरा ये है, किसान के फार्म गेट या प्रोसेसिंग यूनिट या किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर ही किसान अपने माल को बेच सकता है, ये भी एक सुविधा दी गई है इसमें। उसमें क्या होगा, किसान जब अपने फार्म के ऊपर ही अपने उत्पाद को बेच देगा तो ना तो उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़े, ना उसके पे कोई टैक्स लगे, उसका टाइम भी बचेगा, उसको रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। तो एक तो प्रोविजन ये है। दूसरा प्रोविजन, वीरपाल जी, मेरे एक सवाल है यहाँ पर, किसानों का जो लगातार हमें कई बार कई किसान बीच में हमारी जो वीडियो जाती है उन पर टैग भी करते हैं और कई किसान हमसे सवाल भी करते हैं। जो सबसे बड़ा किसानों को समस्या है वो है एमएसपी को लेकर के, कि हमें एमएसपी खत्म हो जाएगा इस बिल में, अगर हम बाहर अपनी फसल को बिकेगी तो उनको डर सता रहा है कि एमएसपी, कई किसानों का, कई अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये आपने वैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरे हिसाब से किसान इस सवाल को कई कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, सरकार क्या चाह रही है, सरकार ये चाह रही है कि एपीएमसी भी रहे और एपीएमसी के बाहर भी माल बिके। जब जो पहले एपीएमसी के अंदर रजिस्टर्ड व्यापारी थे, कुछ जो कमीशन एजेंट जिनको हम बोलते हैं, भाई उनकी किसान का कोई भी उत्पाद जाए तो उनको मोनोपोली थी कि भाई उनके आधार से वो उत्पाद बेचा जाएगा। तो मतलब किसानों की ये कंप्लेंट रहती थी, शिकायत रहती थी कि भाई इन बिचौलियों को हमारे बीच से हटाओ। तो सरकार ने यही तो प्लान बनाई कि इन बिचौलियों को कुछ हटा जाए और मंडी के बाहर भी माल बिकने लगे, ताकि किसान को, जैसे कि मैंने अभी बताया, अपने फार्म गेट या अपने जहां भी प्रोसेसिंग यूनिट है वहां पे अपने माल को बेच सके। और किसान को ये भी कहा है कि किसानों को एमएसपी देने का मतलब ही इन बिलों को लाना है। मतलब किसानों की एमएसपी से भी किसान इसलिए खुश है ना कि भाई उसमें जाते माल बिक जाता है, वो ठीक से पैसे मिल जाते हैं। तो सरकार ने यही प्लान बनाई है कि किसानों को एमएसपी बराबर मिले। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी, जैसे कि मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा आपका, कि किसान जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी बहुत कंफ्यूज है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इससे कंफ्यूज होना बिल्कुल नहीं चाहिए किसान भाइयों को। जो दूसरा कानून है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र किया गया है कि कोई भी उद्योगपति या पूंजीपति आपकी जमीन को लीज पर लेकर के उसमें अपने तरीके से फसल उगाएगा और उसको वो अपने तरीके से मार्केट में बिकवाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं किसानों में उसमें भी मतभेद है, उसको भी लेकर के बहुत ज्यादा मतभेद किसानों के बीच चल रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये दूसरा कानून है जी, कृषि करार अधिनियम और कृषि पर सेवा कर कानून 2020। इसमें क्या है
ये जो एक आपने बताया भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बहुत अधिक कंफ्यूज है बेचारे, उनको नहीं, ये कंफ्यूजन हम बहुत बार दूर कर चुके हैं, अभी भी मैं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक एज ए किसान ही इस बात को आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी भी किसान को डरने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आपकी फसल का हो रहा है, जमीन का जो हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, कोई भी व्यापारी है या कोई भी निर्यातक है, वो आएगा किसान के पास और किसान को कह रहा है कि भाई आप जो भी फसल उगा रहे हैं इसका मार्केट में उचित रेट नहीं है, और मैं आपको कह रहा हूं आप गेहूं को छोड़कर आप हमारे कहने से गाजर उगाइए, और गाजर का रेट हम आपसे पहले तय करते हैं जिससे कि आपको अच्छा भाव मिले, और गाजर का बीज भी हम देंगे, और गाजर में जो लेबर लगेगी वो भी पैसे हम देंगे, और गाजर का सीड हम देंगे ताकि आपको उचित वैरायटी का, बहुत अच्छी वैरायटी का बीज भी मिलेगा और टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, और उस जो भी उत्पाद आपका होगा उसको हम खरीदेंगे। तो इसमें किसान भाइयों को कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा आपके लिए फैसिलिटी है। और फिर आप इसको करके तो देखो कुछ दिन के लिए, मैं कह रहा हूँ कुछ अदर्स पार्टियां या कुछ कमीशन एजेंट किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा किसान भाइयों को गुमराह होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नहीं बीरपाल, जैसा आप कह करके तो देखो, तो सरकार को एक कहीं ना कहीं जैसा हमें लगता है कि ट्रायल के लिए इस चीज को रखना चाहिए था, तो सरकार ने कोई ट्रायल के लिए तो नहीं रखा, डायरेक्ट सीधे तौर पर कानून बना करके एक मसौदा कानून का तैयार करके किसानों के हाथ में सौंप दिया है कि हमने आपके लिए एक मसौदा तैयार किया है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं विचार विमर्श किसानों के साथ सरकार को आपको लगता है कि करना चाहिए था ना, आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने कृषि अर्थशास्त्री को बुलाया, हमने कुछ किसानों को भी बुलाया, बहरहाल लार्ज स्केल पे नहीं बुला, क्योंकि लिमिटेड आदमी को, 2 आदमी उन्होंने बुलाया होगा, जबकि ऐसा नहीं, ठीक है लार्ज स्केल पे बुला लेते, क्या फर्क पड़ेगा, 5-5 बुला लेते, ताकि रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हो जाते हैं बताने वाले कि भाई हम देखो हम प्रेजेंट थे और हमसे सलाह ली गई और तभी ये बिल आए। तो बीरपाल जी, अभी कोरोना काल में ऐसा क्या जरूरी था इस तरह का कानून बनाना किसानों के लिए? अभी तो काफी समय था जहां एक तरफ किसान अन्नदाता सबके लिए काम कर रहा है, लोग अपनी जान बचाने के लिए कर पड़े हैं, लोगों को अपनी जान की चिंता सता रही, तो ऐसे समय में एकदम ये कानून लाने की क्या जरूरत थी सर? देखो आपको मैं बताना चाहूंगा, वो ठीक है आप ये कहोगे कि भाई ये बीजेपी पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट की बात नहीं है। वहां पे खूब डिस्कशन भी हुआ और देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपको मालूम है मुश्किल से 4 घंटे सोते हैं, वो हर समय देश की मतलब तरक्की के विषय में सोचते हैं, और वो किसानों के विषय में उन्होंने सोचा और वो बिल उन्होंने लोकसभा में पुटअप किया, लोकसभा में डिस्कशन हुआ, राज्यसभा में भी 17 विपक्षी पार्टियों ने, विपक्षी लोगों ने अपने अपने विचार रखे इसके ऊपर, और तब ध्वनि मत से ये बिल पास किया गया है। तो ऐसा नहीं है अंधेरे में पास किया गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखो जिस पार्टी ने सबसे पहले इस सरकार से इस्तीफा दिया है वो मैडम सिमरन कौर थी, वो उस दिन जिस दिन बिल पास हुआ उस दिन सरकार में थी, लेकिन अगले दिन जैसे ही पंजाब के आड़तीय ने उग्र रूप धारण किया तो उसको सरकार से इस्तीफा देना पड़ा, और ये बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कहीं ना कहीं उनको ये चीज गलत लगी होगी ना, कुछ दिक्कत खामियां दिखाई दी होगी, नहीं वो जो तो वो बाहर गई होगी। पंजाब के अंदर इतने डीलर्स हैं एपीएमसी में, 7000 कमीशन एजेंट हैं, और वो इतने डोमिनेंट हैं कि सरकार को उनके हाथ में चलना पड़ता है, और जैसे वो चाहते हैं सरकार को अपने आधार से होना चाहते हैं। ठीक है सर, हम तीसरे कानून की बात करते हैं जिसमें जो आवश्यक वस्तु को लेकर के बनाया गया है, उसमें कई चीजों को, तिलहन पदार्थों को, उसमें चना वगैरह को उसमें बाहर कर दिया गया है आवश्यक वस्तु की श्रेणी से। तो कहीं ना कहीं इससे जमाखोरी का काम बढ़ सकता है कि, और सरकार को उसका पता भी नहीं रहेगा, हालांकि जो एक मतलब आपातकाल की स्थिति में उसको सरकार उसका दे सकती है जायजा, लेकिन वैसे तो सरकार को पता नहीं रहेगा कि किसके पास कितना स्टॉक माल कहां पर मौजूद है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस चीजों को अपने हाथ में रखना चाहिए था। तो क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में सर? देखो अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और ये क्या नाम अपना एक चीज हो रहा है, प्याज और एक हो रहे, वो उनको सबको आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से हटा दिया, ताकि किसान अपने आधार से अपनी फसल को स्टोर भी कर सके और जब मर्जी उनको आए उसको फसल को बेच सके, ताकि उनको उचित रेट मिले। ऐसा नहीं है, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की, जब आप व्यापारी बहुत होंगे तो वो कोल्ड स्टोरेज में उनको स्टोर भी करेंगे और किसान भी अपना स्टोर करेगा। तो किसान कहाँ स्टोर करेगा? उसके पास तो सर कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध है नहीं जो कराई जा रही है, वो कराई जा रही है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा सरकार का एक प्लान है 2024 तक कि भाई एफपीओ 10,000 एफपीओ देश में बनाए जाएंगे, और उन एफपीओ का मैं पहले भी आपके बारे में जिक्र किया इसी चैनल पे कि वो एफपीओ क्या करेंगे, उसमें एक लगभग 300 किसान
किसान एक एफपीओ में रजिस्टर्ड होंगे और वो सब किसान मिलकर अपने आधार से खेती करेंगे। और जो उनको जो एफपीओ मतलब फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन होगा, फसल उत्पादक संगठन जो बोलते हैं जिसको, वो बनाएंगे और अपने आधार से उत्पाद करेंगे, अपने आधार से स्टोर करेंगे। जब उनको मर्जी आएगी अपने माल को बेचेंगे ताकि उनको किसानों को उचित रेट उनके उत्पाद का मिल सके। क्या सरकार किसानों को जो स्टोरेज बनाने की आप बात कर रहे हो, गोदाम की बात कर रहे हो, क्या सरकार कुछ आर्थिक सहायता करेगी? हाँ बिल्कुल। अब एफपीओ के अंदर ही मैं आपको बताना चाहूंगा, एफपीओ में जैसे ही सरकार करा रजिस्ट्रेशन किया और वो कुछ वर्किंग की उन्होंने, उसके बाद हर एफपीओ को 15-15 लाख रुपए केंद्र सरकार हेल्प के रूप में दे रही है ताकि वे अपने कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस इस तरह की फैसिलिटी डेवलप कर सके कि अपने माल को स्टोर कर सके। सर मैं आपसे बताना चाहूंगा, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सरकार के पास जो ये एमएसपी की बात चली आ रही है, सरकार के पास इतना भंडारण करने के लिए सारी चीजों को खरीद करके इतनी जगह उपस्थित नहीं है, गोदाम नहीं है कि वो कर सके। तो फिर आपको कैसे लगता है कि वो किसानों को मदद करेंगे कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए? आपको कैसे लगता है? देखो अभी जिसके पास खुद सामान रखने के लिए जगह नहीं है, 2020 को देश के 20/6/2020 को देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े स्टेज से घोषणा की थी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी जरूरी है और किसानों को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, लोकल उत्पाद के आधार पर ही नेटवर्क डेवलप किया जाएगा। उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को क्या मतलब जो फैसिलिटी डेवलप करेंगे उसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए ताकि वे अपने उत्पाद को स्टोर कर सके। हाँ सर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि घोषणाएं कितनी बिल्कुल कारगर साबित होती है। सर मेरा एक सवाल और आपसे जो है वो ये है कि खुले बाजार की जहां हम बात करते हैं, जैसे कि बिहार में 2006 में जो व्यवस्था की जा रही है कर दी गई थी, तो कहीं ना कहीं जैसे अमेरिका जैसे अगर हम देश की बात करें, अभी हम वहां तक तो नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो उन देशों में क्या है, किसानों को कहीं ना कहीं सब्सिडी भी दी जाती है, बीज पर और खाद पर, हर चीजों पर सब्सिडी दी जाती है। तो हमारे देश में क्यों नहीं सरकार इस तरह की सुविधा उपलब्ध करा दी है मुहैया? देखो ये सब्सिडी जो है ना जी, ये एक जहर है देखा जाए तो। सब्सिडी कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन मैं आपको बताऊं एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ही, एग्जिस्टिंग सिचुएशन का मतलब होता है जितने हमारे पास साधन है, यानी कि किसानों को अगर मेरी बात सुनिए, आपने क्वेश्चन क्या उसका जवाब सुनिए। मैं कह रहा हूं किसानों को सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, किसानों को आवश्यकता है अपने उत्पाद का उचित रेट मिल जाए। कोई भी किसी भी जगह चल जाए आप, यदि किसान को एमएसपी मिल जाए तो आप क्या हुआ उनको 10 रुपए का लीटर पे डीजल पे आपको सब्सिडी दे दी, या उनको कोई ऐसा एग्रीकल्चर औजार दे दिया, इम्प्लीमेंट दे दिया, उस पर सब्सिडी दे दी। किसान का उत्पाद आप उचित रेट पे बिकवाइए, एमसीपी भी बिकवाइए, एमएसपी भी बिकवाइए, किसान को कोई सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। इसकी ये बहुत गलत है। सर मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। जैसा आपने अभी कहा कि किसान अपना उचित मूल्य चाहता है, तो सर जो ये किसान, जैसे कि हम पश्चिमी यूपी की बात कर ले तो वहां पर बहुत गन्ने का उत्पाद होता है, तो 8-8, 10-10 महीने, साल निकल जाता है किसानों का पेमेंट रुके हुए मिलों पर, तो वो पेमेंट नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी, जिसके बाद सरकार किसान सड़कों पर होते हैं, सड़कों पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, फिर भी इनका पेमेंट नहीं मिल पाता और कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं, आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है उनकी। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखो मैं आपको बताना कि आपने सब्सिडी को कह दिया कि वो तो एक जहर है, फिर आपका ये बता दीजिए इसमें उचित रेट किसान को मिलना चाहिए। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, हमारे देश में 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, बल्कि कुछ 65% ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। तो इस किसानों का पेमेंट बहुत जल्दी के विदिन 14 डेज होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके प्रति सरकार को कुछ सजग जरूर होना चाहिए। ये बात मैं आपकी मानता हूं कि भाई उनका 8-8 महीने, 2-2 महीने, 10-10 महीने, 8-8 महीने पेमेंट लटका रहता है, ये नहीं, बिल्कुल चलो 14 डेज के अंदर नहीं तो विदिन मंथ उनका पेमेंट होना चाहिए। इसमें आपकी सहमत हो? सीधी सी बात है, अगर हम ही कहीं काम कर रहे हो, अगर हमारा मेहनताना हमें ना मिले तो हम अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? कहीं ना कहीं दिक्कत तो है इसमें भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे, और मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसान का पेमेंट जो करना है, कि आपने बात करी है, वो विदिन 14 डेज या मैक्सिमम 30 डेज उनको पेमेंट मिलना ही चाहिए। ठीक, अदरवाइज उनको उस पैसे का ब्याज मिलना चाहिए। ठीक, मैं तो यहाँ तक भी सपोर्ट करना चाहूंगा किसान को, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। किसान यदि खुशहाल है तो देश खुशहाल है। जय किसान जय जवान, मेरा ये नारा भी है, और मैं किसान भाइयों के साथ हूँ
ताकि किसान खुशहाल होगा। देखो हमारे देश में मैंने जैसे आपको बताया है 6,28,221 गांव है हमारे पूरी इंडिया में, ठीक है। और 65% लगभग 65% जनता आज भी गांव में रहती है और कृषि से जुड़ी हुई है। तो यदि हम किसानों को खुशहाल कर देंगे, इसका मतलब हमने आधे से अधिक जनता को खुशहाल कर दिया, और जब आधे से अधिक जनता हमने खुशहाल कर दी तो बाकी जनता तो खुशहाल हो जाएगी। जब किसान के पास पैसा होगा तो मार्केट में जाएगा, सामान खरीदेगा, तो व्यापारी की दुकान चलेगी। तो इसका मतलब हमने एक चैन बना दी, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। ठीक है सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर वीरपाल जी, जिनको आपने भी सुना।